गाइस, स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। तो लाइव क्लास अच्छे से ना चलने की वजह से रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग की क्लासेस हो रही है, इसलिए इसको पूरा देखिए। प्रभुत्ववादी शिक्षण की नीतियाँ कैसी होती है? प्रभुत्ववादी शिक्षण की नीतियाँ कैसी होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अभी लाइव क्लास में मैंने इसका आंसर बताया था, इसलिए सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में पहला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मनुष्य के सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है? बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। मनुष्य के सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग में ही शैक्षिक तकनीकी को कहा जाता है, रॉबर्ट ए क्राक्स के द्वारा, ठीक है। ऐसे मनुष्य के सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को, तो आप लोग याद रखिएगा क्रॉक्स, वैज्ञानिक ए प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है, तो क्रॉक्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य क्या होता है? शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य हमारा क्या होता है? कला एवं विज्ञान में मध्यस्थता। क्या होता है? कला विज्ञान एवं मध्यस्थता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप क्या है? शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, अभिक्रमित अनुदेशन, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये शिक्षण तकनीकी में सभी आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का मुख्य तत्व क्या होता है? संप्रेषण, पाठ्यवस्तु, उपयुक्त दोनों। तो शिक्षण का मुख्य तत्व होता है संप्रेषण और पाठ्यवस्तु दोनों, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब शिक्षा तकनीकी का योगदान क्या है? तो दूरवर्ती शिक्षा का विकास, शिक्षा में मशीनों का उपयोग, कि शिक्षा के माध्यमों का उपयोग, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दूरवर्ती, हाँ, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, पाठ्यवस्तु तथा कक्षा के व्यवहार में दोनों ही तत्व किस तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं? अनुदेशन तकनीकी में, कि व्यवहार तकनीकी में, कि शिक्षण तकनीकी में? तो देखिए, पाठ्यवस्तु तथा कक्षा के व्यवहार दोनों तत्व हमारे शिक्षण तकनीकी में व्यवस्थित किए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत आता है? तो शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण के किस तकनीकी के अंतर्गत आता है? तो नियंत्रण तकनीकी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। शिक्षण तकनीकी का तात्पर्य क्या होता? शिक्षण तकनीकी त्रुटि क्या है? शिक्षण तकनीकी त्रुटि हमारा प्रणाली उपागम है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलिए। शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख क्षेत्र क्या होता है? शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख क्षेत्र अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। देखिए, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में हमारे अनुदेशन तकनीकी भी आते हैं, शिक्षण तकनीकी भी आते हैं, व्यवहार तकनीकी भी आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे, अनौपचारिक होता है, कि सामूहिक होता है, कि व्यक्तिगत होता है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर व्यक्तिगत हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है? किए गए अधिगम का मूल्यांकन करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, बालकों में निहित शक्तियों का उद्घाटन करना, कि उपयुक्त सभी? तो देखिए, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य होता है किए गए अधिगम का मूल्यांकन करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, बालकों में निहित शक्तियों का विकास करना, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक कौन है? प्रेसी हैं, कि गिलबर्ट हैं, कि ग्लेसर हैं? तो वो अनुदेशन तकनीकी के हमारे प्रवर्तक हैं प्रेसी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु को कितने सोपानों में विभाजित किया गया? तो शिक्षण तकनीकी के पाठ्य वस्तु को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों का वर्णन किसने किया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों का वर्णन किसने किया है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वरमैन ने, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों का वर्णन सिल्वरमैन ने किया है। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? कठोर शिल्प उपागम का
का सर्वप्रथम वर्णन BF स्किनर ने किया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे, अनुदेशन तकनीकी के विकास का मुख्य श्रेय किसको है? अनुदेशन तकनीकी का विकास का मुख्य श्रेय बूनर एवं ग्लेसर का है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग शिक्षण क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग शिक्षण क्या कहलाता है? तो अनुदेशन प्रारूप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग का क्या शिक्षण? तो अनुदेशन प्रारूप। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुदेशन का क्या अर्थ है? शिक्षण देना, सूचनाएं देना। अनुदेशन प्रारूप कि इसमें से कोई नहीं, तो अनुदेशन का अर्थ होता है सूचनाएं देना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुदेशन प्रारूप किस पर आधारित होता है? अनुदेशन प्रारूप हमारे शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, छात्रों का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का वितरण, की शिक्षण संबंधित अनुसूचित रणनीति। देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हमारा होता है ऑप्शन ए। देखिए, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसका संबंध शिक्षक और छात्रों के मध्य पाठ्य वस्तु पर अंतःक्रिया से होता है? तो प्रक्रिया से होता है, अदा प्रदा प्रक्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। प्रणाली उपागम में प्रणाली शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रणाली उपागम में प्रणाली शब्द का उपयोग विश्लेषण एवं विकास से होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। सॉफ्टवेयर उपागम में को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी की व्यवहार तकनीकी? तो सॉफ्टवेयर उपागम को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। प्रणाली उपागम एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार से कौन सी प्रक्रिया है? तो एक प्रकार से तार्किक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। प्रणाली उपागम के सोपान है? प्रणाली प्रारूप का विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन की प्रणाली विश्लेषण। तो इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सोपान होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे 49 पे चलिए। प्रणाली उपागम में सीखने तथा शिक्षण की व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान की एक वैज्ञानिक विधि है। क्या कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। अनुदेशन प्रारूप को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया? अनुदेशन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या होता है? तो शैक्षिक तकनीकी का अर्थ शिक्षक की क्रियाओं का विस्तारीकरण होता है। क्या होता है? शिक्षक की क्रियाओं का विस्तारीकरण। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। शैक्षिक तकनीकी का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है पाठ्यक्रम का विकास, अध्यापन की तैयारी, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। तो देखिए, शैक्षिक तकनीकी का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं हैं? वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग, नवीन विचारों का प्रयोग, छात्रों की विशेषताओं का विश्लेषण। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को सर्वप्रथम कब किया गया? तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो देखिए, किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो ओहियो विश्वविद्यालय में किया गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम ओहियो विश्वविद्यालय में किया गया। भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी को विभाग किसके द्वारा खोली गई? तो NCERT के द्वारा खोली गई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। अधिगम के मनोविज्ञान के व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं का गहन प्रयोग ही शैक्षणिक तकनीकी है। किसने कहा है शैक्षणिक तकनीकी? अधिगम के मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक। तो डेसिको ने डिस्को करके अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं का गहन प्रयोग। देखिए, वो क्या नाम है? डेसिको ने अधिगम और मनोविज्ञान का शैक्षिक समस्याओं पर गहन अध्ययन किया, डिस्को करके। तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिए। अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं को इतना गहन करके डिस्को कर दिया कि वो डिस्को हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन। कठोर शिल्प की क्या विशेषताएं हैं? बोध क्षमता को बढ़ाना, सामाजिकता एवं विश्व बंधुओं को सहयोग की भावना जागृत करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, कि उपयुक्त सभी। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, कठोर शिल्प की तकनीकी की विशेषताएं हैं बोध क्षमता को बढ़ाना, सामाजिकता, विश्व बंधु और सहयोग की भावना को जागृत करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा।
व्यवहार तकनीकी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो व्यवहार तकनीकी की उत्पत्ति पारिस्थितिकी द्वारा हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है? अधिगमकर्ता के व्यवहार के परिवर्तन से संबंध व्यवहार की तकनीकी से है। तो आप लोग ऐसे कर करके सारा रिवीजन हर एक यूनिट का रिवीजन करवा दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, टेंशन लेके नहीं पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसको छोड़िए। अब क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का ही भाग है? तो देखिए लॉगिन, प्रोटोकॉल, आर्ची, ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी का ही भाग है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार वैज्ञानिक तकनीकी सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूमर एवं जकोटा के द्वारा किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलिए, शिक्षण तकनीकी का उदाहरण क्या है? शिक्षण व्यू की रचना, सूक्ष्म शिक्षण का कौशल, शिक्षण विधियाँ, कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। तो देखिए शिक्षण व्यू की रचना शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं बंद। आप लोग का एक यूनिट खत्म होता है, ऐसे कर करके 5 यूनिट खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत, एकदम चिल माइंड से पढ़िए, आराम से पढ़िए। आप लोग का लास्ट सेमेस्टर है, बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।